हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस के ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये डाउट मत रखना कि ये कोई भी क्वेश्चन उठा लिए गए हैं। और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके एंड शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी करिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो आज हम लोग जो है हिंदी के मतलब क्वेश्चन करने वाले हैं, हिंदी पैडागोजी के। इसमें जो क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन होंगे। तो लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कितना आपका स्कोर बन पा रहा है। एंड साथ ही साथ, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है सारे प्रीवियस के क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं वही क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। एंड हर टॉपिक से क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं और ये सारे प्रीवियस के हैं, ठीक है। तो ये डाउट मत रखना कि प्रीवियस के नहीं है। आप चाहे पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो या पेपर 2, ये क्वेश्चन हिंदी पैडागोजी चाहे आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों में काम करने वाले हैं। यानी दोनों में आपकी हेल्प करेंगे क्योंकि हिंदी पैडागोजी जो होती है वो सेम होती है, आपका चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस के ही क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला जो क्वेश्चन है इसमें बात कही गई है, श्याम अपनी मातृभाषा संथाली बहुत अच्छे से पढ़ लेता है, ठीक है। और उसने बहुत अच्छी तरह से जो है फ्रेंच भाषा सीख ली। यानी जो श्याम है उसकी मदर टंग जो है वो कौन सी है, संथाली है, ठीक है। लेकिन उसने क्या जो है फ्रेंच भाषा भी उसने सीख ली, यानी दूसरी लैंग्वेज भी उसने सीख ली। अब वह फ्रेंच भाषा में ही पढ़ लेता है, यानी क्या कर रहा है, अब वो फ्रेंच भाषा जो है में भी पढ़ लेता है। ये नहीं कि वो संथाली भाषा में ही पढ़ता है, उसने फ्रेंच भाषा सीख ली यानी सेकंड लैंग्वेज सीख ली और अब सेकंड लैंग्वेज में भी वो पढ़ना सीख चुका है, वो पढ़ लेता है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, तो मदर टंग जो है आपकी यानी बच्चे की क्या थी, यानी श्याम की क्या थी, संथाली भाषा थी। उसने दूसरी लैंग्वेज सीख ली, अब दूसरी लैंग्वेज का वो प्रयोग भी कर पा रहा है पढ़ने के दौरान। तो इसको क्या कहेंगे, आपका कौशल अंतरण कहेंगे या फिर पठन अंतरण कहेंगे या फिर अधिगम अंतरण कहेंगे या फिर पठन युक्ति कहेंगे। लास्ट में अपना स्कोर भी आप लोग बताइएगा क्योंकि कोई अपना स्कोर नहीं बताता है, आप इसको एक टेस्ट की तरह भी ले सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे प्रीवियस के क्वेश्चन है, तो इसको आप लाइटली मत लीजिएगा। एंड अपना लास्ट में स्कोर भी बताइएगा कि कितना आपका स्कोर हो पा रहा है। इससे क्या होगा कि आपका एनालिसिस होगा कि आप आखिर जो आपकी तैयारी है वो कितनी बेस्ट है, ठीक है। और कहाँ से आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है, कौन से टॉपिक पे दिक्कत हो रही है, कौन से टॉपिक को आपको ज़्यादा वीक है, कहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करना है, कौन सा आपका जो है सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप एनालिसिस करोगे, जैसे 30 क्वेश्चन है, आप जब इनको करोगे, ठीक है, फिर आप एनालिसिस करोगे कि हाँ मेरे कितने इसमें सही हुए हैं कितने गलत हुए, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ आपकी हिंदी जो पैडागोजी है वो कितनी बेस्ट हो चुकी है, अभी आपको और तैयारी की जरूरत है या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कमेंट में अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा। कमेंट में अपना स्कोर कोई भी नहीं बताता है, तो आप लोग कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइए कि कितना आपका स्कोर बन पा रहा है। तो इसमें जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। फर्स्ट, कौशल का अंतरण हुआ, यानी जो कौशल थे उसका जो है अंतरण, यानी कि वो प्रोग्रेस किया है उसने, जो मतलब कौशल थे, क्योंकि जो उसकी मदर टंग थी वो संथाली थी, पर उसने क्या किया, फ्रेंच भाषा यानी सेकेंड लैंग्वेज उसने सीख ली। और सीखने के साथ साथ वो क्या कर रहा है, उसका प्रयोग भी कर पा रहा है, यानी अपने पढ़ने के दौरान उसको प्रयोग में ला पा रहा है। तो क्या हो रहा है, ये प्रोग्रेस हो रहा है, यानी जो कौशल का अंतरण हो रहा है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यहीं पे कहता कि फ्रेंच भाषा तो उसने सीख ली, लेकिन अगर देखिए ये यहाँ तक क्वेश्चन अगर सेम रहता और यहाँ से अगर घुमा दिया जाता कि अब वह उसका प्रयोग अपने जो है पढ़ाई के दौरान नहीं कर पा रहा है, तो जो कौशल था वो सीखने का निष्क्रिय हो जाता। क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका हम मतलब जो सीखते हैं, यानी जो हम कैच करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, बट उनका प्रयोग हम रियल लाइफ में बहुत ही रेयर है, कभी कदार करते हैं, तो क्या हो जाता है, वो निष्क्रिय संपदा हो जाती है। तो अगर ये लैंग्वेज बच्चे ने सीख ली थी बट अगर प्रयोग नहीं कर पा रहा होता तो क्या हो जाता, निष्क्रिय हो जाता, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन चाहे जैसे भी पूछे, अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर लोगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, क्वेश्चन को रटिए मत, ठीक है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा में सहजता से क्या तात्पर्य है, यानी कि भाषा है जो उसमें सहजता से क्या तात्पर्य है। तो पहला है, वाचन में मनुष्यों की स्वैच्छिक प्रकृति,
या फिर भाषा बोलना शुरू करने के समय बच्चों द्वारा महसूस की गई समस्याएं, या फिर भाषा बोलने की मनुष्यों की स्वाभाविक क्षमता, या फिर भाषा बोलने से पहले मनुष्यों का सोच विचार करना। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषा बोलने की मनुष्य की स्वाभाविक क्षमता है। क्योंकि भाषा जो है वो सहजता से क्या तात्पर्य, यानी जो लैंग्वेज है वो नॉर्मल है। लैंग्वेज भाषा सीखने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, ना ही आपको कोई प्रेशर रहता है आप पे कि नहीं तो हमको अब लैंग्वेज सीखनी है, हमको ये शब्द सीखने हैं। ठीक है, जो मदर टंग होती है वो आप नॉर्मली आराम से भाषा को सीख लेते हो। तो ये जो है इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, यानी भाषा बोलने की मनुष्य की स्वाभाविक क्षमता है। हर व्यक्ति, हर बच्चा नॉर्मल तरीके से आराम से अपने इन्वायरमेंट से लैंग्वेज को कवर कर लेता है, यानी लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है, एंड साथ ही साथ स्वाभाविक रूप से अपना प्रयोग भी उसको कर लेता है। और हर व्यक्ति में लैंग्वेज सीखने की, भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है नॉम चॉम्स्की के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हर मनुष्य में क्या है, भाषा बोलने की स्वाभाविक क्षमता है। हर व्यक्ति भाषा बोल लेता है, जो भी उसके एनवायरनमेंट में बोली जाती है, जो भी उसकी मदर टंग है। लेकिन अगर वो सेकंड लैंग्वेज सीख रहा है तो उसके लिए थोड़ा उसको प्रैक्टिस भी करनी होती है, थोड़ा एफर्ट भी डालने होते हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रथम यानी जो मदर टंग होती है वो जो है वो नॉर्मल आराम से एनवायरनमेंट से एक्वायर कर लेता है बच्चा, उसके लिए इसको कोई प्रैक्टिस वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ पे पूछा है भाषा, तो भाषा बोलने की एक स्वाभाविक क्षमता हर व्यक्ति में पाई जाती है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगर आपने हिंदी पेडागोजी की क्लासेस नहीं देखी है जिसमें मैंने थ्योरी डिस्कस की है, मतलब थ्योरी नहीं, टू द पॉइंट जो है हिंदी पेडागोजी मैंने डिस्कस की है, अगर आपने नहीं देखी है तो वो जाके क्लासेस देख लीजिएगा। उसमें 3 से 4 क्लासेस ही हैं, आप एक दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अगर आप वो क्लासेस कर लेंगे तो आपको पता है ये क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी, एंड आप प्रीवियस के क्वेश्चन जो भी उठाओगे करोगे अच्छे से आप कर लोगे। क्योंकि अगर कंटेंट जो मजबूत होगा, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप क्वेश्चन को गेन कर लोगे। तो इसलिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फिर प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करिए, आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसमें बात कही गई है, कक्षा 6 की अध्यापिका अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को 5-5 के समूह में बांटती है। यानी जो अध्यापिका है वो कक्षा 6 की है, ठीक है, कक्षा 6 की वो टीचर है, और वो क्या कर रही हैं, 5-5 के समूह में विद्यार्थियों को डिवाइड कर रही हैं। ठीक है, और 3 महीने तक साथ साथ काम करने के लिए कार्य देती हैं। यानी कि 3 महीने तक जो क्या है, जो है समूह में कार्य करने के लिए काम वो दे रही हैं। इस कार्य में उन्हें भिन्न भिन्न विषयों पर बहुत से लोगों से विचार, आंकड़ों का संग्रह करना, बाद में एक रिपोर्ट लिखकर उसे कक्षा में प्रस्तुत करना, इस गतिविधि को क्या कहते हैं। यानी कि 5-5 के समूह में डिवाइड कर देती हैं बच्चों को, फिर क्या है 3 महीने तक साथ काम करने के लिए कहती हैं कि आप लोग 3 महीने तक एक साथ काम करिए। और काम क्या है, लोगों से विचार, यानी लोगों के क्या विचार हैं वो एक्वायर कर रहे हैं बच्चे, नोट कर रहे हैं, आंकड़ों का संग्रह कर रहे हैं यानी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। तो इसको क्या कहेंगे, ये आपका प्रदत्त कार्य हो जाएगा, या फिर आपका परियोजना कार्य होगा, या फिर सत्रकार। सत्रकार तो होता है जैसे कि लास्ट में जो आपकी मतलब पढ़ाई हो रही है उसके लास्ट में जो एग्जाम होते हैं, वैसे इसमें बात नहीं की जा रही, क्योंकि 3 महीने तक का ही टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो आकलन, तो पोर्टफोलियो आकलन आपका जो होता है वो टीचर के द्वारा किया जाता है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब जो बचा है प्रदत्त कार्य या फिर आपका होगा परियोजना कार्य। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, परियोजना कार्य। क्योंकि क्या किया जा रहा है, लोगों के विचार जो है लिए जा रहे हैं, आंकड़ों का संग्रह किया जा रहा है, और साथ ही साथ रिपोर्ट लिख के प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है आपका परियोजना के दौरान ही होता है। यानी परियोजना जो कार्य दिया जाता है वो कोई भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए जनसंख्या वृद्धि पे हो सकता है, कोई मतलब अगर किसी क्षेत्र में कोई दिक्कत है, पानी से रिलेटेड समस्या है, तो आप ये जो है प्रोजेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी अपना एक मतलब कोई भी अपनी एक प्रॉब्लम या समस्या हो सकती है, किसी भी टॉपिक पे है जो होमवर्क यानी परियोजना कार्य वो दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें लोगों के विचार, आंकड़ों को प्रस्तुत किया जा रहा है, तो साथ ही साथ समूह में लोग बच्चे कार्य भी कर रहे हैं, तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 4, सामग्रियों द्वारा दिए गए निवेश
यानी अवसर किस प्रकार ग्राहक हो सकते हैं, यानी जो सामग्रियों द्वारा दिए जा रहे निवेश अवसर किस प्रकार ग्राहक हो सकते हैं। पहला है शिक्षार्थी द्वारा ड्रिल के माध्यम से व्याकरणिक पहलुओं का अभ्यास करना, या फिर शिक्षार्थी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए समझ के साथ संदर्भ में भाषा का प्रयोग करते हैं, या फिर शिक्षार्थी अर्थ समझते हैं और भाषा का पुनरुत्पादन करते हैं, या फिर शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री कंठस्थ करते हैं और बाद में जो है प्रयोग में लाते हैं। तो इसमें बात कही गई सामग्रियों का द्वारा जो निवेश हो रहा है, यानी जो अवसर दिए जा रहे हैं, उसमें आपका किस प्रकार का ग्राहक हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, कि शिक्षार्थी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए समझ के साथ संदर्भ में भाषा को प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि अगर वो कुछ एक्वायर कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट से, फिर उसकी एक समझ बनाते हैं। यानी अगर बच्चा या फिर आप ही समझ लीजिए, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है या कोई दुर्घटना घटित हुई है, तो अगर आपको सुनने को मिलता है, आपको पता चला, उसके बारे में जानकारी अगर आपको मिली, तो उससे रिलेटेड आप अपनी एक भी समझ बनाते हैं। ठीक है, तो वही बात इसमें कही जा रही है कि शिक्षार्थी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, समझ के साथ संदर्भ में भाषा का प्रयोग करता है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टॉप डाउन या बॉटम अप से भी एक क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन अब पहले ऐसे नहीं आते थे, बट अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो ये भी ध्यान रखना, बॉटम अप क्या होता है, टॉप डाउन क्या होता है। पहले हम लोग समझ लेते हैं टॉप डाउन एंड बॉटम अप होता क्या है। ठीक है, देखिए बॉटम अप जो होता है आपका छोटे से ऊपर जाता है। ठीक है, यानी कि छोटे से ऊपर कैसे जाएगा, पहले आप ध्वनि सुनेंगे, शब्द हुआ, फिर खंड होंगे, फिर पैराग्राफ पे जाओगे, फिर पूरी स्टोरी पढ़ोगे। तो क्या हुआ, छोटे से आप पहले ऊपर जा रहे हो। ठीक है, तो ये आपका बॉटम हो जाएगा, बॉटम अप। टॉप डाउन क्या होता है, ऊपर से नीचे आना। जैसे कि आपने पूरी कहानी पढ़ ली, फिर उसका आप निष्कर्ष निकाल रहे हो, विश्लेषण कर रहे हो, सारांशीकरण कर रहे हो। तो जब आप उसका निष्कर्ष निकालो, जैसे कि आपने पूरी कहानी पढ़ी तभी तो आप उसका निष्कर्ष निकाल पा रहे हो। ठीक है, तो ऊपर से जब नीचे जा रहे हो आप, तो ये आपका टॉप से डाउन हो जाता है। ठीक है, और बॉटम अप क्या होता है, नीचे से ऊपर जाना। आप ऐसे समझिए तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे कि आपने ध्वनि, शब्द हुए, फिर क्या हुआ, खंड बने, फिर एक वाक्य हुआ, फिर पैराग्राफ हुए, फिर कहानी हुई, तो आप नीचे से ऊपर जा रहे हो। ठीक है, तो ये आपका बॉटम अप हो गया। और टॉप डाउन ऊपर से नीचे की ओर आना। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें जो क्वेश्चन कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी टॉप डाउन श्रवण प्रक्रियाएं हैं और कौन सी बॉटम अप प्रक्रियाएं हैं। तो पहला ऑप्शन है, यानी ए जो है, मुख्य बिंदु को जानने के लिए अनुमान लगाने, निष्कर्ष निकालने, सारांशीकरण करने के लिए सुनना। ठीक है, बी है, विशिष्ट बारीकियों जैसे ध्वनि, शब्द और खंड आदि के लिए सुनना। यानी विशिष्ट बारीकी चीजें कौन सी होती है, जैसे ध्वनि हुई, आप सुनोगे कि हाँ कौन सी ध्वनि है। ठीक है, फिर आप शब्द देख रहे हो, तो ये भी बहुत बारीकी से देखना होता है। खंड हुआ, ठीक है, तो ये सब हुआ। तो इसमें जो है आपका बॉटम अप होगा या फिर टॉप डाउन होगा। तो पहला जो है इसमें ऑप्शन आपका ए जो है बॉटम अप है, और जो बी है आपका टॉप डाउन है। या फिर बी जो है आपका बॉटम अप है, या फिर ए आपका टॉप डाउन है, या फिर सी है, ए और जो बी है आपका बॉटम अप है, या फिर बी और ए जो है आपका टॉप डाउन है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है, इसमें आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। यानी बी जो है आपका बॉटम अप है और ए आपका जो है वो टॉप डाउन है। ठीक है, बॉटम अप क्या है, जैसे ध्वनि हुई, शब्द हैं, खंड हैं, तो नीचे से आप ऊपर की ओर जा रहे हो। ठीक है, तो आपका बॉटम अप हो जाएगा। यहाँ पे जो है मुख्य बिंदुओं को जानने के लिए पहले आप क्या कर रहे हैं, निष्कर्ष निकाल रहे हैं, सारांशीकरण करने के लिए सुन रहे हैं। तो यानी आप क्या कर रहे हैं, पहले कोई कहानी, कोई घटना घटित होगी तो आप उसको पहले सुनेंगे, समझेंगे, फिर आप उस पर निष्कर्ष निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या हो, पहले ऊपर से आप नीचे आ रहे हैं ना, धीरे धीरे करके आप निष्कर्ष निकालेंगे, सारांशीकरण करेंगे, फिर मेन जो है पॉइंट वो ढूंढेंगे, यानी खंड में डिवाइड करेंगे, फिर शब्द देखेंगे। तो आप ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हो, तो ये आपका टॉप से डाउन हो जाता है।
ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन जो है मच बेटर है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप ऐसे ही रिलेट करिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आप बॉर्डम का मतलब है नीचे से ऊपर जाना। ठीक है, सिंपल सी बात, आप ऐसे समझेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। और बॉर्डम मतलब टॉप डाउन का क्या मतलब होता है, ऊपर से नीचे आना। ठीक है, तो आप अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि क्या होता है कि बॉर्डम अप एंड टॉप डाउन में कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि कौन सा टॉप डाउन है, कौन सा बॉर्डम अप है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे समझेंगे तो आपको अच्छे से चीजें दिमाग में आपके बैठेंगी। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अश्विन किसी पाठ्य सामग्री में से और दूसरों द्वारा बोली गई किसी भी बात में से कुछ शब्दों की पहचान कर लेता है। यानी जो अश्विन है वो क्या कर रहे हैं, किसी पाठ्य सामग्री में से दूसरों द्वारा बोली गई जो किसी भी बात से कुछ शब्दों को क्या कर पा रहा है, वो पहचान लेता है, परंतु इन शब्दों का प्रयोग स्वयं नहीं कर पाता। इन शब्दों को किस श्रेणी में रखेंगे? यानी वो शब्दों को पहचान तो ले रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जब बोला जा रहा है तो वो शब्द पहचान पा रहा है, बट क्या है, वो खुद से प्रयोग नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसको कौन सी श्रेणी में आप रखेंगे? सक्रिय शब्द संपदा होगा, या फिर कठिन शब्द है, या फिर निष्क्रिय शब्द संपदा है, या फिर कम प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी इसके पहले जो क्वेश्चन था, मैंने जब डिस्कस किया था, अब इसके पहले पहला ही क्वेश्चन था, तो कौशल का अंतरण जो था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर बच्चे ने सीख लिया था जो फ्रेंच लैंग्वेज थी, बट अगर उसका प्रयोग ना कर पाता तो वो निष्क्रिय में चला जाता, लेकिन वो उसका प्रयोग कर पा रहा था, इसलिए आपका क्या हो गया था आंसर सही। यानी जो कौशल था वो प्रोग्रेस कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या वही क्वेश्चन है कि बच्चा जो क्या कर रहा है, शब्द तो पहचान ले रहा है, जो दूसरे व्यक्ति के द्वारा बोला जा रहा है वो उसको पहचान तो ले रहा है, बट उसको प्रयोग नहीं कर पा रहा है। तो इसमें आपका निष्क्रिय जो है शब्द संपदा हो जाएगा। अगर यहाँ पे होता कि वो उसका प्रयोग कर पा रहा है तो ये आपका सक्रिय शब्द संपदा हो जाता। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, यही क्वेश्चन घुमा देगा, आंसर तुरंत चेंज हो जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है। अगर आप समझ के चलोगे तो आप क्वेश्चन चाहे जैसे भी पूछे, चाहे जितना भी घुमाए, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर यहाँ से घुमा देता, अगर कहता कि परंतु वह उसका प्रयोग अपने जो है, परंतु वह खुद से भी उन शब्दों का प्रयोग कर पा रहा है। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन में लास्ट में लिख देता कि वह प्रयोग कर पा रहा है तो ये सक्रिय शब्द संपदा हो जाता, लेकिन यहाँ पे कह दिया प्रयोग नहीं कर पा रहा है। ठीक है, यानी स्वयं से वो प्रयोग नहीं कर पा रहा है, तो ये आपका निष्क्रिय शब्द संपदा हो जाएगा। इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें बात कही गई है, जीवन नई व्याकरणिक अवधारणाएं जैसे कि जा रहा था, जा रहे थे, सीखते समय पहले से सीखी हुई अवधारणाओं जैसे कि जा रहा है, जा रहे हैं से संबंध जोड़ पाता है। यानी कि जा रहा थे से वो क्या कर रहा है, जा रहा है बना ले रहा है। ठीक है, और जा रहा था से वो जा रहा हा कर पा रहा है। तो यानी वो संबंध जो है, पहली जो धारणाएं उसके दिमाग में बनी हुई है उनसे वो जोड़ पा रहा है। ठीक है, तो इस युक्ति को क्या कहेंगे? तो पहला है संज्ञानात्मक युक्ति है, या फिर परसंज्ञानात्मक युक्ति है, या फिर है आपका संज्ञानात्मक एवं परासंज्ञानात्मक दोनों, या फिर अनुमान लगाने की युक्तियां। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, यानी कि संज्ञानात्मक युक्ति है। बच्चा क्या कर पा रहा है, अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है उसका अच्छा है, वो अपने दिमाग का प्रयोग कर ले रहा है। ठीक है, तभी जाके वो चीज कनेक्ट कर पा रहा है। अगर उसका दिमाग तेज ना होता, अगर एक्टिव ना होता तो वो कनेक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, इसलिए क्या है, संज्ञानात्मक यानी अपने बुद्धि का वो प्रयोग कर रहा है। ठीक है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेस्ट है, इस वजह से क्या कर पा रहा है, वो जा रहा था को कहाँ कन्वर्ट कर ले रहा है, जा रहा है में। वो जा रहा है मतलब रहे थे को कहाँ कन्वर्ट कर रहा है, रहे हैं। तो इस वजह से अगर उसका माइंड जो है डेवलप अच्छे से ना हुआ होता, उसका संज्ञानात्मक जो विकास है वो अच्छा ना होता, तो चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाता। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ये जो है जो जोड़ पा रहा है, आखिर किस वजह से जोड़ पा रहा है, उसका जो है संज्ञानात्मक युक्ति बेस्ट है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। परासंज्ञान क्या होता है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, यानी आप कल्पनाओं पे कल्पनाएं करते जा रहे हो। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, नीचे दी गई गतिविधि पर ध्यान दें। यानी जो ये गतिविधि दी गई है इस पे पहले ध्यान देना है, फिर आपको आंसर बताना है।
तो पहले इसमें जो गतिविधि दी गई है वो हम लोग समझ लेते हैं। शिक्षार्थियों को समाचार पत्र से मौसम की रिपोर्ट पढ़ाने के लिए कहा गया। यानी जो शिक्षार्थी थे उनसे क्या हुआ, समाचार पत्र जो था उस पर मौसम की रिपोर्ट पढ़ाने के लिए कहा गया, मतलब पढ़ने के लिए कहा गया। और शहरों के मौसम को एक सप्ताह या उस दिन विशेष के मौसम का विश्लेषण करने के लिए कहा गया। शिक्षार्थी समूची कक्षा में प्रस्तुत करने के लिए समूह में कार्य करते हैं और विश्लेषण करते हैं। इस कार्य में भाषा अधिगम की कौन सी युक्ति शामिल है? यानी कि वो जो रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, रिपोर्ट पढ़ने के साथ साथ वो विश्लेषण भी उसका कर रहे हैं, ठीक है, और अपने अधिगम जो है युक्ति में उसका प्रयोग भी कर रहे हैं, यानी इसको शामिल भी कर रहे हैं। तो इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी अध्ययन संलग्नता विमर है, या फिर आपका है प्रस्तुति अभ्यास परिणाम, या फिर है कार्य आधारित भाषा अधिगम, या फिर है प्रयोग में भाषा पद्धति। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी अध्ययन संलग्नता विमर इस्तेमाल जो है वो भाषा है। यानी क्या कर पा रहे हैं, वो भाषा का प्रयोग कर पा रहे हैं, उसका जो विश्लेषण भी कर रहे हैं, ठीक है, उसको साथ ही साथ अपने अधिगम में प्रयोग भी कर पा रहे हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, भारती नामक अध्यापिका कक्षा 8 के शिक्षार्थियों की गलतियों को नोट करती है, ठीक है, यानी एक अध्यापिका जो है वो कक्षा 8 की हैं, और वो जो मतलब शिक्षार्थी उनकी गलतियों को क्या कर रही हैं, नोट कर रही हैं, और सप्ताह में एक बार शिक्षार्थियों से इस पर चर्चा करती हैं। यानी हफ्ते में एक वीक में क्या कर रही हूँ, बच्चों से इस पर डिस्कस भी कर रही हैं और गलतियों पर उनका ध्यान आकर्षित करती हैं। यानी कि जब उन पर डिस्कस करती हैं तो बच्चों का जो है ध्यान भी आकर्षित होता है, और यह भी बताती हैं कि ये गलतियां कैसे हुई होंगी, ठीक है। वह शिक्षार्थियों को अपनी गलतियों पर चिंतन मनन करने के लिए भी कहती हैं। वह क्या कर रही हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने खुद जब क्वेश्चन कराए थे प्रीवियस के, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए ध्यान रखना कि इसका आंसर क्या होगा, एंड ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से समझ लेना। देखिए जो टीचर है वो क्या कह रहा है, यानी जो टीचर है वो बच्चों को क्या कर रही है, उनकी जो गलतियां हैं उनको नोट डाउन कर रही हैं, ठीक है, और फिर एक हफ्ते में जो एक वीक में क्या कर रही है, उस पर चर्चा कर रही हैं, क्लासरूम में डिस्कशन भी हो रहा है, और फिर उन गलतियों को क्या कर रही है, बच्चों का जो ध्यान भी आकर्षित करती है कि आपके दौरान ये गलती हुई है आपके द्वारा, ठीक है। फिर क्या है, जो बच्चे हैं उन गलतियों पर क्या कह रही है टीचर की उन गलतियों पर आप चिंतन मनन करो। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है जो टीचर के द्वारा, वो क्या है, आपका त्रुटि विश्लेषण है, यानी उन गलतियों का विश्लेषण वो कर रही हैं, या फिर प्रतिपुष्टि देना है, या फिर व्याकरण के नियम बताना है। तो व्याकरण की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है, व्याकरण सीखना भी आपका गलत, व्याकरण का नियम भी बताना गलत। अब जो है त्रुटि विश्लेषण होगा या फिर आपका प्रतिपुष्टि होगा। तो इसमें जो है टीचर पहले नोट डाउन कर रही है, ये नहीं कि बच्चे के द्वारा गलती हुई और टीचर ने वहीं पे रोक दिया और वहीं पे जो है जो विश्लेषण करने लगी, ऐसा तो नहीं कर रही है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, इसमें आपका बी ऑप्शन मच बेटर है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि गलतियां तो नोट डाउन कर रही हैं टीचर, एक हफ्ते में उस पर चर्चा भी कर रही हैं, लेकिन क्या है, बच्चों का ध्यान भी आकर्षित हो रहा है, और फिर बच्चों से स्वयं कहती हैं कि इस पर चिंतन मनन करो, यानी खुद से समझो कि आखिर ये गलती क्यों हुई एंड कैसे हुई है और इसको सुधारा कैसे जा सकता है। तो बच्चा जब खुद की गलती को खुद तो नोटिस नहीं करेगा, बट टीचर के द्वारा अगर उस पर क्लासरूम में डिस्कशन हो रहा है हफ्ते में एक बार, तो टीचर जब बच्चों से कह रहा है कि खुद से समझो कि आखिर ये गलती क्यों हुई है, इस पे चिंतन मनन करो, यानी तर्क वितर्क करो, आखिर ये कहाँ से मिस्टेक हुई है, क्यों हुई है और कैसे हुई है। तो इस पे टीचर क्या कर रही है, प्रतिपुष्टि दे रही है बच्चों को, ठीक है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्य लेखन के किस प्रकार के अंतर्गत आएगा? कल्पना करें कि कहानी में आप एक पात्र हैं, अपनी भावनाएं बताने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखें। यानी जो ये एक्टिविटी हुई है कि आपको एक कल्पना करनी है कि आप एक कहानी के पात्र हैं, यानी खुद को वहां पे आपको रखना है जो कहानी है, ठीक है। अपनी भावनाएं बताने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखेंगे। जो आप पत्र लिखेंगे अपने फ्रेंड को,
उसमें अपने आप को रखना है, उसमें आपको महसूस करना है कि हाँ इस स्टोरी में हम ही हैं। ठीक है, तो आपका जो है पहला ऑप्शन है एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन हो जाएगा, या फिर रचनात्मक लेखन, या फिर तर्क संबंधी लेखन, या फिर वर्णनात्मक लेखन। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि अगर आपसे ये कह दिया जाए कि उस भावनाओं मतलब उस पत्र में या उस कहानी में जो है अपनी भावनाएं बताने के लिए जो अपने मित्र को पत्र लिखा जा रहा है, तो उस कहानी में अगर आप खुद को रख रहे हो, ठीक है, खुद को अगर रख करके आप कहानी का विश्लेषण कर रहे हो तो एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर चाहे कोई कहानी हो, कोई घटना हो, कुछ भी है, अगर आप खुद को उसमें रख करके इन्वॉल्व कर करके आप एक्टिविटी कर रहे हो या फिर कोई पत्र लिख रहे हो तो आपका एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन हो जाता है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसमें बात कही गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके अध्ययन की अनुशंसा करती है। यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 वो किसके अनुशंसा की जो है किसके अध्ययन की अनुशंसा करती है। तो पहला अंग्रेजी और विदेशी भाषाएं, मातृभाषा और संस्कृत ये सीखना चाहिए बच्चों को, या फिर संस्कृत तमिल शास्त्रीय भाषाएं, हिंदी अंग्रेजी और उर्दू, या फिर मातृभाषा दूसरी आपकी भारतीय भाषा हो सकती है, फिर आपकी संस्कृत हुई, विदेशी भाषा हुई, या फिर शास्त्रीय भाषा हुई। डी है घर की भाषा, मातृभाषा, दूसरी भाषा, ठीक है, फिर विदेशी भाषा और शास्त्रीय भाषा। तो इसमें जो है आपका राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है 2020 यानी एनईपी जो है वो इसमें आपका अंग्रेजी भी नहीं होगा, संस्कृत भी नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले जो है बच्चे की मदर टंग होनी चाहिए या फिर घर की भाषा होनी चाहिए। जो बच्चा अपने घर से एक्वायर कर रहा है, सबसे पहले जन्म के बाद बच्चा अपने घर के संपर्क में आता है यानी अपने फैमिली में आता है, तो जो घर की लैंग्वेज है पहले बच्चा वो सीखेगा। फिर क्या है उसकी मदर टंग होनी चाहिए, जो उसकी मातृभाषा है, जो भी अपने उसके घर में बोली जा रही, जो भी इन्वायरमेंट में बोली जा रही। फिर उसके बाद बच्चा दूसरी भाषा सीखेगा। ठीक है, दूसरी भाषा विद्यालय में जाकर के जो भी है उसकी दूसरी भाषा वो सीख लेगा। फिर उसके बाद क्या करना है जो है विदेशी भाषा सीखे या फिर शास्त्रीय भाषा सीखे, बच्चे की चॉइस है। तो जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें यही बात कही गई है कि पहले तो बच्चे की घर की भाषा होनी चाहिए, फिर जो है मातृभाषा, फिर दूसरी भारतीय भाषा हो सकती है, फिर जो है विदेशी भाषा, फिर आपकी शास्त्रीय भाषा। तो दूसरी भारतीय भाषा में बच्चा चूज कर सकता है, विदेशी लैंग्वेज भी बच्चा चूज कर सकता है, शास्त्रीय भाषा भी बच्चा चूज कर सकता है। लेकिन जो मदर टंग हुई, ठीक है, जो घर की लैंग्वेज, इसको टीचर ना तो नकार सकता है और ना ही इसमें कोई परिवर्तन ला सकता है। इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे करके बच्चे को हमको आगे बढ़ाना है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपके ऑप्शन पहले ही गलत थे, क्योंकि इसमें जो है सबसे पहले क्या है मदर टंग होनी चाहिए। मदर टंग ही जो बच्चे का आधार है, और जब तक मदर टंग में बच्चा सीखेगा नहीं तब तक वो बेस्ट सीख भी नहीं पाएगा। लेकिन उससे भी बेस्ट इसमें ऑप्शन था आपका डी, क्योंकि इसमें इंक्लूड हो गया था घर की लैंग्वेज यानी घर की जो भाषा है। तो सबसे पहले आपका बेस्ट ऑप्शन डी ही होगा। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर डी ना होता तब तो आपका सी ऑप्शन हो जाता, लेकिन हमको देखना यही है कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन अगर आप चूज करोगे तभी जाके आपको एक नंबर मिल पाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता क्या है। यानी जो पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता होती है वो क्या है। अब प्रामाणिकता क्या है, जैसे कि आप होटल रेस्टोरेंट में जाते हो, जो मेनू की आपको बुक मिलती है, ठीक है, जो मेनू दिया जाता है आपको, उसमें लिखा होता है कि इतने प्राइस पे ये चीज है, इतने प्राइस पे ये है। ठीक है, उसमें साफ साफ मेंशन होता है। तो वही होती है प्रामाणिकता, यानी आपको वो प्रमाणित है कि ये जो चीज आपको मिल रही है, बर्गर वो इतने रुपए का है, ठीक है, पनीर जो है वो इतने रुपए का है। तो जो प्रामाणिकता होती है वो इसी को कहते हैं, यानी वो प्रमाणित किया हुआ है, अब उसमें चेंजमेंट नहीं हो सकता। यानी ये नहीं कि आपके पास बर्गर के पैसे नहीं है तो आप कम कर लो, ऐसा नहीं, जो है फिक्स वो फिक्स है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं प्रामाणिकता, यानी वो प्रमाणित है कि इतने में फिक्स है। पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा विकसित पाठ्य सामग्री, या फिर किसी संदर्भ तथा प्राकृतिक भाषा प्रयोग से उपजी पाठ्य सामग्री, या फिर अधिकारी द्वारा दी गई आदेशात्मक सामग्री, या फिर पाठ्य पुस्तक की समुची पाठ्य सामग्री और वृत्तांत। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, किसी संदर्भ तथा प्राकृतिक भाषा में उपजी पाठ्य सामग्री। ठीक है, तो ये कैसे हुआ,
अब जो मेनू है ये कहीं से तो मतलब ये तो नहीं किसी कॉलेज से सीख के आए हैं बच्चे कि हाँ ये मेनू बनाया जाएगा ऐसे, वो खुद से यानी क्या हुई जो है किसी संदर्भ तथा प्राकृत भाषा प्रयोग में उपजी है वो, ठीक है, जो मेनू बनाया गया है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिकारी द्वारा दी गई आदेशात्मक सामग्री वो नहीं है कि उसको किसी अधिकारी ने सूचित नहीं किया है कि आपको ये ऐसे ऐसे मेनू रखने हैं। वो जो भी होटल वाले होते हैं अपना खुद का मेनू डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रामाणिकता के अंतर्गत आपकी बुकें भी आ जाएंगी, जैसे कि आपका क्लास 1 की बुक है तो प्रमाणित है कि हाँ ये क्लास 1 की बुक ऐसे प्रिंट होगी। आपने देखा होगा क्लास 1 की जो बुक प्रिंट होती है वो उसी जिस लेवल का बच्चा होता है उसी लेवल की बुकें प्रिंट होती हैं। ये तो नहीं कि क्लास 1 के बच्चे की बुक आप क्लास देखे होंगे कि बिल्कुल जैसे क्लास 10 की बुकें होती वैसे प्रिंट होगी, ऐसा तो नहीं। यानी बच्चे का जो लेवल है उनको हमको ध्यान में रख करके बुकें जो है प्रिंट कराई जाती हैं, ठीक है। तो वो भी एक प्रामाणिकता का ही उदाहरण होंगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसमें बात कही गई है कौन सी गतिविधि पोर्टफोलियो आकलन से संबंधित है, ठीक है। पहला है अध्यापक शिक्षार्थियों के अधिगम के प्रत्येक चरण के बारे में टिप्पणी लिखते हैं और उसका रिकॉर्ड रखते हैं। पोर्टफोलियो की बात कही जा रही है, ध्यान रखना। एक अध्यापक शिक्षार्थी के प्रत्येक कार्य का रिकॉर्ड रखते हैं जिससे कि हर गतिविधि के लिए अंक दिए जा सके, या फिर अध्यापक अभिभावकों और पृष्ठपोषण देने के लिए रिपोर्ट कार्ड में अपने विचार लिखते हैं, या फिर कक्षा में शिक्षार्थी द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियों का जो है रिकॉर्ड रखना। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसमें आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा। अध्यापक शिक्षार्थियों के अधिगम के प्रत्येक चरण के बारे में टिप्पणी लिखते हैं और उसका जो है रिकॉर्ड रखते हैं, तो इसको कहते हैं पोर्टफोलियो। यानी कि जो सत्र स्टार्ट होता है तो सत्र के स्टार्टिंग से पोर्टफोलियो जो है वो बन जाती है, यानी जो इसका रजिस्टर होता है या जो फाइल होती है वो बना दी जाती है। अब क्या है, सत्र के दौरान जो बच्चा एक्टिविटी करता है, जो भी इसकी गतिविधियां रहती हैं, उस पर टीचर जो है प्रत्येक चरण, यानी ये नहीं कोई भी अगर उसने अच्छा वर्क किया है तो आप उसको लिख देंगे, नोट डाउन करेंगे, और अगर उसने कोई खराब काम किया तो आप उसको नोट डाउन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। चाहे उसके अच्छे हो या फिर खराब हो, आप सभी को क्या करना होता है, उसमें नोट डाउन करना होता है पोर्टफोलियो में। तो जो टीचर होता है वो रिकॉर्ड रखता है बच्चे का, ठीक है, तो उसको कहते हैं पोर्टफोलियो। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि अध्यापक शिक्षार्थियों के अधिगम के प्रत्येक चरण, यानी कि हर चरण पे जो है टिप्पणी लिखते हैं और उसका जो है रिकॉर्ड रखते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है एक अध्यापक कक्षा 8 के विद्यार्थियों को 10 वाक्यों का एक अनुच्छेद पढ़कर सुनाती है। यानी जो एक अध्यापक है कक्षा 8 के विद्यार्थियों को क्या कर रही है, 10 वाक्यों का एक अनुच्छेद पढ़कर सुना रही है, ठीक है, और उन्हें ध्यान से सुनने के लिए कहती हैं कि आखिर आप ये लोग ध्यान से सुनो। शिक्षार्थियों से कहा जाता है कि वे श्रवण के आधार पर इन अनुच्छेदों को पुनः लिखें। अनुच्छेद में आए शब्दों और वाक्यों को उसी तरह से लिखने की जरूरत नहीं है जिन्हें अनुच्छेद के अर्थ को ध्यान में रखना है, ठीक है। उन्हें क्या करना है, अनुच्छेद के जो अर्थ हैं उनको ध्यान में रखना है। इस गतिविधि को क्या कहेंगे, यानी एक टीचर जो है वो पढ़ा रही हैं, यानी एक अध्यापक है उन्होंने पढ़ाया है एक अनुच्छेद और बच्चों से कह रहे हैं कि वो ध्यान से पहले सुन लो, फिर क्या करना है, श्रवण के आधार पर जो है इस अनुच्छेद को पुनः लिखो, यानी जो सुना है आपने उसको आप फिर से रिपीट करो, लेकिन उन्हीं शब्दों को वैसे ही आपको रिपीट नहीं करना, यानी टू द पॉइंट आपको कॉपी नहीं करना है, उसको क्या करना है, अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। शब्दों और वाक्यों को उसी तरह से लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि क्या है, उसी तरह से आपको कॉपी पे नोट डाउन नहीं करना है, अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। उन्हें अनुच्छेद के अर्थ को ध्यान में रखना है। इस गतिविधि को क्या कहेंगे, तो पहला है अनुच्छेद जो आपका श्रुत लेख है, या फिर पारस्परिक श्रुत लेख है, या फिर वाक्यों द्वारा श्रुत लेख है, या फिर व्याकरण अनुवाद श्रुत लेख है। तो इसमें जो है ए ऑप्शन होगा, क्योंकि अनुच्छेद जो है श्रुत लेख है,
इस पे देख करके या ब्लैक बोर्ड या सैम्पल का कोई प्रयोग नहीं किया जा रहा है, इसमें बस टीचर है जो सुना रहा है, तो इसमें जो बच्चा सुन रहा है इसलिए अनुच्छेद का भी प्रयोग किया जा रहा है, तो इसलिए अनुच्छेद जो है वो श्रुतलेख हो जाएगा। अगर यहीं पे ब्लैक बोर्ड का प्रयोग किया जा रहा होता है या फिर श्यामपट्ट का प्रयोग किया जा रहा होता है या फिर कोई चार्ट वगैरह है, तो ये हो जाता आपका अनुच्छेद जो है अनुलेख। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे सुनने की बात हो रही है, तो इसलिए आपका होगा अनुच्छेद श्रुतलेख। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन, एक अनुच्छेद में हर पंक्ति में छठे या सातवें शब्द के बाद एक शब्द या वाक्यांश हटा दिया जाता है। यानी क्या है, एक अनुच्छेद है, उसके हर पंक्ति या छठे या सातवें में क्या करते हैं, एक शब्द या वाक्यांश हटा दिया जाता है। ठीक है, फिर उसे पूरा करने के लिए कहा जाता है। इस परीक्षण को क्या कहते हैं? यानी अगर मान लीजिए आपको लिखना है कमल, ठीक है, आपने बीच में जो था वर्ड आपने इसको गैप कर दिया, अब बच्चे से कह रहे हैं आप इसको फिलअप करो, तो ये जो होता है इसको क्या कहेंगे? ये जो परीक्षण हो रहा है इसको आप क्या कहेंगे? तो पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति, या फिर व्याकरण रिक्त कार्य, या फिर क्लोज परीक्षण, या फिर होगा अनुच्छेद को पूरा करना। तो इसमें है आपका होगा सी ऑप्शन सही, क्लोज परीक्षण हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है बीच के गैप मतलब कुछ जो है वाक्यांश और शब्द को हटाया जा रहा है, फिर क्या किया जा रहा है, बच्चों से कहा जाता है कि इसको पूरा करो, तो ये आपका क्लोज परीक्षण के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है? यानी जो भाषा अर्जन होता है, एक होता है भाषा अधिगम। तो अर्जन एंड अधिगम में जो डाउट है या फिर जो अंतर होता है उसको ध्यान रखना, क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन होती है कि अर्जन जो है वो स्वाभाविक रूप से एनवायरमेंट से एक्वायर किया जाता है या फिर जो अधिगम है। तो इसमें पहला ऑप्शन है, या प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है, यानी नेचुरल रूप से एनवायरमेंट से जो एक्वायर कर ली जाती है, या फिर इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अगला है, इसके लिए औपचारिक निर्देश की आवश्यकता है, या बच्चे के सचेत प्रयासों के पश्चात अर्जित होती है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा फर्स्ट सही हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन होगा, या प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। क्योंकि जो भाषा अर्जन है वो आप अपने इन्वायरमेंट से नॉर्मल आराम से एक्वायर कर लेते हो, उसके लिए ना तो आपको कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ना तो ये है कि 1 घंटे आप अपनी माँ से कोचिंग ले रहे हो या अपने भाई से ले रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप नॉर्मल खाना भी खा रहे हो तब भी कुछ ना कुछ सीख रहे हो, मूवी देख रहे हो, खेल रहे हो दोस्तों के साथ, तब भी कुछ ना कुछ आप सीख रहे हो। तो अपने इन्वायरमेंट से स्वाभाविक रूप से खेल खेल के माध्यम से, कोई एक्टिविटी के माध्यम से आप जो अपने घर की जो लैंग्वेज है, अपने इन्वायरमेंट की जो लैंग्वेज है, उसको आप एक्वायर कर पा रहे हो, तो आपका हो जाएगा अर्जन। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे अधिगम जो होता है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके लिए प्रॉपर तरीके से टाइम भी देना होता है, उसके लिए आपको कोचिंग भी करनी होगी, और वो एक टाइम का पाबंद भी होता है जो अधिगम होता है। जैसे कि आप स्कूल गए तो स्कूल का एक फिक्स टाइम है कि इतने बजे आपका स्कूल ओपन होगा, इतने बजे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपका चला जाता है लर्निंग के दौरान, यानी अधिगम के दौरान। लेकिन जो अर्जन होता है वो एक स्वाभाविक रूप से अपने एनवायरनमेंट से आप एक्वायर कर लेते हो, उसके लिए आप ना तो कोई टाइम के पाबंद हो, ना तो आपको कोई कोचिंग करनी है, ना ही आपको कोई ऑनलाइन क्लास लेनी, ना कोई ऑफलाइन लेनी है। ठीक है, आप घर से अपने आस पड़ोस से लोगों से इंटरेक्ट होकर नॉर्मल से आप नॉर्मली तरीके से जो लैंग्वेज है वो एक्वायर कर ली जाती है, तो वो आपका हो जाता है अर्जन, यानी प्राकृतिक रूप से अर्जित की जा सकती है, स्वाभाविक रूप से अर्जित की जा सकती है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निकटस्थ विकास का क्षेत्र शब्दावली किससे संबंधित है? ये आपका क्वेश्चन वाइगोत्स्की से है। वाइगोत्स्की जो है ये आपकी जो थ्योरी है वो आपकी सीडीपी में भी आती है और आपका हिंदी पेडागोजी में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो अच्छे से वाइगोत्स्की की थ्योरी जो है वो समझ लेना। अगर आपने नहीं समझी है तो उसको फिर से आप समझना, आपको यही मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, तो आप लोग जाकर के इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो इसमें ऑप्शन जो दिए गए, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, व्यवहारवादी उपागम, या फिर मनोविश्लेषित सिद्धांत। तो जो है आपका शब्दावली किससे संबंधित है, तो इसमें आपका फर्स्ट ही ऑप्शन होगा, क्योंकि निकटस्थ विकास का जो क्षेत्र है यानी जेडपीडी जो है आपका, जो जेडपीडी है यानी जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है
वो आपका वाइगोस्की से रिलेटेड है, और वाइगोस्की की जो थ्योरी है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, यानी कल्चर, यानी सोशल कल्चर अप्रोच है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन, निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि बच्चे पठन तथा लेखन में निपुणता अवश्य प्राप्त कर लें जब बच्चे डैश डैश हों, तो विद्यालय में प्रवेश करें, या फिर कक्षा 3 में पहुंच जाएं, या फिर कक्षा 6 में प्रवेश करें, या फिर कक्षा 8 में। तो निपुण भारत मिशन का जो उद्देश्य रखा गया है, जो अभियान चलाया गया, उसका उद्देश्य ये है कि अगर बच्चा क्लास 3rd में पहुंचे तो उसको 1 2 आने चाहिए, ABCD आनी चाहिए, छोटा बड़ा भी उसको आना, मतलब आना चाहिए, और वो खुद को भी अभिव्यक्त कर पा रहा हो, खुद को भी एक्सप्लेन कर पा रहा हो। ठीक है, तो ये जो है निपुण भारत अभियान का उद्देश्य रखा गया था कि जब तक बच्चा क्लास 3rd में पहुंचे तो उसको कोई बाउंडेशन था, यानी लिमिट थी कि इतने तक बच्चों को क्या है, गिनती आ जानी चाहिए, ABCD आ जाने चाहिए, जो उसको टेबल आ जाने चाहिए। तो कक्षा 3 तक जब बच्चा पहुंचे तो वो खुद को भी एक्सप्लेन कर पा रहा हो। तो ये जो है निपुण भारत अभियान का उद्देश्य रखा गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, भाषा अधिगम की सबसे छोटी जो है इकाई डैश डैश है। तो आपका जो है रूप विधान होगा, वर्ण संकेत, स्वनिम, या फिर वाक्य विन्यास। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि भाषा में ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई है वो आपका स्वनिम ही है। ठीक है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे चलते हैं। जब शिशु 2 से 3 महीनों की आयु में, यानी महीने की आयु में स्वर ध्वनियों को बोलने में सक्षम हो जाते हैं, उस अवस्था को क्या कहते हैं? यानी जब बच्चा क्या है 2 से 3 महीने का होता है, ठीक है, तो क्या करता है, बलबलाना शुरू कर देता है, या फिर है किलकिलाना करता है, या फिर एक शब्दी जो है बोलना स्टार्ट कर देता है, या रूप विधान शुरू हो जाता है। तो जब बच्चा 2 से 3 महीने का है तो वो किलकिलाना, यानी अजीब तरीके की वो आवाजें निकालना शुरू कर देता है, जिसको कहते हैं क्विंग, यानी कै पे चे, वो अलग, जिसका कोई मतलब नहीं है, बट उसके मुंह से क्या है आवाज निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो वो एज क्या होती है, उम्र क्या होती है, 2 से 3 महीने का, उसको कहते हैं क्या है, किलकिलाना कहेंगे या फिर क्विंग कहेंगे। ठीक है, लेकिन वहीं पे जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है, ठीक है, 6 माह का जब होता है तब वो बलबलाना शुरू कर देता है, जैसे का पा अजीब से तरीके की वो आवाजें निकालना स्टार्ट कर देता है जब वो 6 महीने का होता है, यानी उसको कहते हैं बलबलाना। लेकिन बच्चा जब 2 महीने का होता है, जिसका कोई मतलब नहीं हो रहा होता है, लेकिन तब भी उसके मुंह से जो है आवाजें निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, बच्चा अपना स्टार्ट कर चुका होता है, वो बोलने की फर्स्ट स्टेज मानी जाती है, तो वो आपका किलकिलाना होता है। उम्र ध्यान रखना कितनी है, 2 से 3 महीने। ठीक है, और जब बच्चा 6 महीने का होता है तो वो बलबलाना स्टार्ट कर देता है। वहीं पे जब बच्चा 1 से मान लीजिए 1.5 साल का, यानी 1 साल या 1.5 साल का जब बच्चा हो जाता है तो वो 1 वर्ड बोलना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि मम्मी, पापा, ठीक है, मम्मा, पानी, ऐसे वर्ड वो बोलना स्टार्ट कर देता है। जब वहीं पे बच्चा पहुंच जाता है 1.5 से 2 साल का, तो बच्चा 1 वर्ड आराम से क्लीन बोलने लगता है कि मम्मी खाना दो, पापा पैसे दो, भाई पानी दो। तो ऐसे वर्ड बच्चा स्टार्ट कर देता है, कब, 1.5 से 2 महीने के बीच में। ठीक है, तो ये सारे जो है एज भी ध्यान रखना कि कौन सी एज है, एंड ये भी ध्यान रखना कब बच्चा क्या कौन सी स्टेज में बोलना स्टार्ट करता है क्या। ठीक है, क्योंकि जो क्विंग है आपका 2 से 3 महीने में है, बलबलाना आपका 6 महीने में होता है, 1 वर्ड बच्चा कब बोलता है, 1 से 1.5 साल के अंदर। ठीक है, और पूरे जब वाक्य शब्द बोलना, पूरे वाक्य जब बोलना स्टार्ट कर देता है तो आपका 1.5 से 2 साल का हो जाता है बच्चा। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, करीब छा, यानी कबीर छा विभिन्न भाषाओं में प्रवाह के साथ बोलता है, या भाषाई योग्यता उसे डैश डैश बनाती है। यानी जो एक बच्चा है वो 6 भाषाओं में विभिन्न प्रकार से अच्छे से बोल पा रहा है, तो यह जो भाषाई योग्यता है उसको क्या कहेंगे, द्विभाषी वक्ता कहेंगे, या फिर बहुभाषी, या फिर एक भाषी। तो एक भाषी होता तो 6 भाषाओं में नहीं बोल पा रहा होता, तो ये आपका गलत हो जाएगा। भाषाविद भी आपका नहीं होगा, इसमें जो है आपका बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बहुभाषा है उसके अंदर,
यानी क्योंकि वो 6 भाषाओं को विभिन्न प्रकार से अच्छे से प्रवाह, यानी उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है बोलने में, अच्छे से बोल पा रहा है, अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो उसमें जो ये गुण है आपका बहुभाषी होगा, यानी बच्चे में बहुभाषिकता है, वो अलग अलग भाषाएं भी बोल पा रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र भौतिक विकास के डैश डैश। तो इसमें जो है पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र जो है बौद्धिक विकास, तो इसमें आपका पहला है भाषा की कोई जो है भूमिका नहीं है, या फिर भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, या फिर भाषा मात्र एक पहलू है, या फिर भाषा विकास का अंग नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसमें बी ऑप्शन सही होगा, भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पियाजे के अनुसार, क्योंकि अगर भाषा नहीं होगी तो ना तो बच्चे का समग्र बौद्धिक विकास हो पाएगा, ना तो बच्चा अपने आप को एक्सप्लेन कर पाएगा, ना तो कोई अपनी बात कह पाएगा, ना दूसरे की बात कोई समझ पाएगा। ठीक है, तो भाषा क्या है, सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 जो है, चॉम्स्की की पारिभाषिक शब्दावली सहजता योग्यता को किस रूप में समझा जा सकता है? भाषा, अर्जन उपकरण, सक्रिय अनुकूलन, वास्तविक अधिगम, या फिर सामाजिक अधिगम। तो नॉम चॉम्स्की के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो इसमें आपका जो है ऑप्शन होगा फर्स्ट, क्योंकि नॉम चॉम्स्की भी कहते हैं कि 5 साल का जो बच्चा है उसकी जो है एलईडी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। ठीक है, बच्चे में क्या पाई जाती है, एलईडी पाई जाती है, और नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि हर व्यक्ति में, हर बच्चे में जो है भाषा सीखने की स्वाभाविक क्षमता होती है। ठीक है, और हर बच्चे में क्या है, एक अंतर पाया जाता है जो जिसको कहते हैं एलईडी। 5 साल तक बच्चे में एलईडी जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। मान लीजिए 5 साल का बच्चा है, एक 15 साल का बच्चा है। ठीक है, अगर आप उसको इंग्लैंड भेज दीजिए तो 15 साल के बच्चे के अकॉर्डिंग जो 5 साल का बच्चा है वो बेहतर सीखेगा और कम टाइम में एक्वायर करेगा वहाँ की लैंग्वेज। 15 साल का बच्चा सीखेगा बट इतने अच्छे से नहीं सीख पाएगा जो 5 साल का बच्चा एक्वायर कर रहा होगा तेजी से, और वो कम टाइम में वहाँ की लैंग्वेज अच्छे से सीख लेगा। ये आप अपने घर में जो है प्रयोग में ला भी सकते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो आपने देखा होगा कि अगर आप खुद से भी बात कर रहे हो आपस में, तो बच्चा अगर वहाँ पे बैठा है तो वो चीज़ों को नोट कर रहा होता है, और फिर वो ऐसे वर्ड बोलेगा जो आप खुद सोचोगे कि हाँ ये वर्ड कहाँ से सीख के आया, पर आपको नहीं पता है, आपने बोला और बच्चे ने एक्वायर किया। ठीक है, तो उनकी जो बच्चों की एलईडी होती है 5 साल तक बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, और बहुत जल्दी अपने इन्वायरमेंट से जो शब्द हैं, ठीक है, जो शब्दावली होती है उनकी बहुत जल्दी से जो है एक्वायर करती है। ठीक है, तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि बच्चे में क्या होती है, भाषा अर्जन जो उपकरण है जिसको कहते हैं एलईडी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम भाषा अर्जन क्या है? शिक्षार्थी के सचेत प्रयास, या फिर विद्यालय की प्रमुख गतिविधि, या फिर प्रशिक्षण के द्वारा होती है, या फिर प्राकृतिक प्रक्रिया है? तो बात की जा रही है अर्जन की। अब हम लोग समझ लेते हैं अर्जन और अधिगम क्या है, क्योंकि अधिगम और अर्जन जब आप एक से कनेक्ट करेंगे, अधिगम जो है जब एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ेंगे तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। पहला है जो अर्जन, उसके बारे में समझते हैं। देखिए जो अर्जन है वो आप नॉर्मल तरीके से अपने घर से, अपने इन्वायरमेंट से, खेल के माध्यम से, खाना भी खा रहे हो, मूवी भी देख रहे हो, बातचीत कर रहे हो अपने फ्रेंडों से, अपने घर में बात कर रहे हो, तो वहां से आप नॉर्मल तरीके से जो है भाषा को अर्जित कर लोगे। उसको क्या कहते हैं, अर्जन। कि उसके लिए ना तो आपको कोई प्रयास करने पड़े, ना ही आपके दिमाग पे कोई प्रेशर था कि हाँ हमको ये लैंग्वेज सीखनी है या फिर हमको ये वर्ड सीखने हैं। ठीक है, नॉर्मल तरीके से आपने अपने इन्वायरमेंट से एक्वायर कर लिया। अब जो अधिगम है, अधिगम में क्या रहता है, आपको टाइम का पाबंद होना पड़ता है, जैसे कि जिसको कहते हैं औपचारिक शिक्षा। औपचारिक के अंतर्गत आपको विद्यालय हुआ, टाइम है उसका फिक्स कि इतने बजे स्कूल ओपन होगा, इतने बजे स्कूल क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोचिंग भी आप कर रहे हैं तो उसका भी एक टाइम है। आप अगर कोई ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं या ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो उसका भी एक टाइम है। तो जो हम टाइम के मतलब पाबंद हैं, और साथ ही साथ हम बुकों के माध्यम से, किसी टीचर के माध्यम से, किसी कोचिंग के माध्यम से सीख रहे हैं औपचारिक रूप से, तो आपका अधिगम हो जाएगा। लेकिन हम अनौपचारिक रूप से अगर कुछ एक्वायर कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, तो आपका अर्जन हो जाएगा। जैसे कि आप मार्केट गए, मार्केट में आपने कुछ चीजें ऑब्जर्व कर ली, कुछ सीख लिया, तो क्या हो जाएगा, आपका अर्जन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप कोचिंग गए,
आपने बुक पढ़ी, कोई ऑनलाइन आपने क्लास देख ली, तो आपका वो अधिगम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अंतर भी ध्यान रखना कि अर्जन क्या है और अधिगम क्या है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसलिए डाउट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 24 जो है इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राकृतिक प्रक्रिया है। ठीक है, यानी जो भाषा अर्जन है वो क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यानी प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 पे चलते हैं। 25 है, ऐसा कक्षा जहां बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं तथा उसके बाद उन्हें अतिरिक्त भाषाओं का शिक्षण दिया जाता है, क्या कहलाता है। ठीक है, तो पहला द्विभाषी कक्षा हो जाएगा, या फिर बुनियादी कक्षा होगा, या फिर मानवीय उपागम होगा, या फिर बहुभाषी कक्षा हो जाएगा। तो शुरुआत कहाँ से हो रही है, बच्चे की मदर टंग से हो रही है। फिर क्या किया जा रहा है, बच्चों को अतिरिक्त भाषा सिखाई जा रही है। ठीक है, यानी कि पहली लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसफर हो रहा है बच्चे का। तो 25 जो है इसमें आपका डी ऑप्शन से होगा, बहुभाषी कक्षा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि शुरुआत तो उसकी मदर टंग से की जा रही, बट उसके बाद अतिरिक्त भाषाओं का, अगर यहाँ पे हो जाता है कि मदर टंग से दूसरी भाषा, तो आपका द्विभाषा जो कक्षा हो जाता, लेकिन अतिरिक्त पूछ लिया, अतिरिक्त कह दिया, इस वजह से आपका आंसर डी हो जाएगा। लैंग्वेज को ध्यान, मतलब लैंग्वेज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने लैंग्वेज समझ ली तो आप पेपर क्वालिफाई कर लोगे। यहीं पे अगर लिख देता कि उन्हें दूसरी भाषाओं का शिक्षण दिया गया, तो आपका द्विभाषा हो जाता है आंसर। लेकिन यहाँ पे कर दिया गया अतिरिक्त भाषा, यानी अतिरिक्त के अंतर बहुत आ जाएंगी, 2 आ जाएंगी, 3 भाषा होगी, 4 भाषा भी हो सकती है, 5 भाषा भी हो सकती है, तो मुझे बहुत सारी हो सकती हैं भाषाएं। तो इस वजह से क्या है, बहुभाषा कक्षा हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 पे चलते हैं। 26 जो है इसमें बात कही गई है, किसी एक विचार को औपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है। ठीक है, फिर उसी विचार को अनौपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है। एक भाषिक वक्ता की इस स्थिति को क्या कहेंगे, यानी जो एक विचार है, एक जो थिंकिंग है, उसको क्या किया जा रहा है, पहले औपचारिक रूप से जो है प्रेजेंट किया जा रहा है, अच्छे से विधिवत रूप से, फिर अनौपचारिक रूप का प्रयोग किया जा रहा है। अनौपचारिक रूप में क्या होगा, जैसे कि आपकी जो घर की लैंग्वेज है आप उसमें भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे। औपचारिक में क्या है, जो विद्यालय की भाषा होती है, जैसे कि जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल है उसमें क्या है, इंग्लिश में आपको बात करनी, नहीं तो क्या है, फाइन पड़ जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाता है औपचारिक। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है समाज भाषा विज्ञान होगा, या फिर कोड बदलना होगा, कोड मिलाना होगा, या फिर बोलियां होगा। तो इसमें बात कही गई, पहले क्या है, औपचारिक तरीके से संप्रेषित किया गया, फिर उसके बाद अनौपचारिक, यानी कि जो है लैंग्वेज परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो 26 जो है इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोड बदलना हो जाएगा, यानी कोड स्विचिंग हो जाएगा। अब कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग ये दोनों हम समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। देखिए, कोड स्विचिंग का मतलब है, जैसे कि आपने बोला राम गुड बॉय है। ठीक है, तो राम हिंदी वर्ड है और गुड आपका जो हो गया वो आपका इंग्लिश वर्ड हो गया। ठीक है, तो क्या किया आपने, स्विच किया, यानी हिंदी से जाकर के आप इंग्लिश में चले गए, तो इसको कहते हैं कोड स्विचिंग। ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका कोड स्विचिंग। लेकिन अगर यहीं पे था राम गुड बॉय है, तो ये आपका क्या हुआ, पहले तो आपने हिंदी में बोला, फिर आप इंग्लिश में भी गए, फिर आप क्या हुए, लास्ट में फिर से हिंदी पे आ गए, तो ये हो गया आपका कोड मिक्सिंग। यानी आप पहले जो लैंग्वेज में बात कर रहे थे उस लैंग्वेज में आपने बात की, फिर आप दूसरी लैंग्वेज में गए और फिर क्या किया आपने, फिर से अपनी लैंग्वेज में आ गए, तो ये आपका हो गया कोड स्विचिंग, यानी आपने मिक्स कर दी लैंग्वेज। ठीक है, मतलब कोड मिक्सिंग हो गया कि आपने जो है लैंग्वेज को मिक्स कर दिया। और कोड स्विचिंग का यानी आपने एक लैंग्वेज बोली और दूसरी लैंग्वेज में आप स्विच कर गए, यानी दूसरी लैंग्वेज में आप ट्रांसफर कर गए, तो ये आपका हो गया कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग। ये ध्यान रखना कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, फिर वहां पे कंफ्यूजन होती है, यानी हिंदी में बोल रहे थे आप फिर इंग्लिश में चले गए, तो ये आपका हो गया कोड स्विचिंग, यानी दूसरी लैंग्वेज में आप ट्रांसफर हो गए। फिर आप क्या हुआ, हिंदी में बोल रहे थे, फिर आपने इंग्लिश में बोला और फिर से आप हिंदी में आ गए, तो ये आपका कोड मिक्सिंग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो आपका आंसर होगा सेकंड सही, क्योंकि पहले क्या है, औपचारिक लैंग्वेज में बात कही गई, फिर अनौपचारिक में आ गया, फिर से औपचारिक में नहीं गया,
तो इस वजह से क्या होगा, कोड स्विचिंग हो गया। अगर फिर से औपचारिक में चला जाता तो आपका सी ऑप्शन हो जाता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में चले जाना, यानी बात बात करते ही दूसरी, जैसे कि राम गुड बॉय है, तो गुड क्या है, राम हिंदी वर्ड है, और गुड क्या है, एक इंग्लिश वर्ड पहुंच गया, तो आपने क्या किया, लैंग्वेज को स्विच कर लिया। ठीक है, और फिर गुड बॉय है आपका हिंदी वर्ड आ गया, तो आपने क्या किया, कोड मिक्सिंग हो गया आपका। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं 27 पे। 27 है ये कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग, ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान रखना अच्छे से। 27 जो है, नॉम चॉम्स्की समर्थन करते हैं कि डैश डैश। पहला है, बच्चे द्वितीय गति से भाषा अर्जित करते हैं। सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांशता एक जैसा है। भाषा का विकास अधिकांश बच्चों में समान आयु के आसपास होता है। भाषा केवल सीखी जाती है या अर्जित नहीं की जाती। तो नॉम चॉम्स्की के अनुसार पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा कि सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांशता एक जैसा है। यानी कि ये नहीं कि अगर संस्कृत चेंज हो गई तो आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि कहीं कहीं पे होता है कि संस्कृत चेंज है और लैंग्वेज एक ही है, तो लैंग्वेज सबकी एक जैसी होती है। थोड़ा बहुत क्या होता है, क्षेत्रीय प्रभाव आपको देखने को मिल रहा होता है, लेकिन ये नहीं कह सकते आपकी संस्कृत चेंज है तो लैंग्वेज भी चेंज होगी। ठीक है, तो अधिकांशता क्या होता है कि जो लैंग्वेज होती है, यानी सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का जो प्रतिरूप है, यानी जो लर्निंग सीखी जाती है उसका जो प्रतिरूप है, जो उसका रूप है, वो अधिकांशता एक ही जैसा होता है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन जो है मच बेटर है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है। नॉम चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार हम सभी इस सहजात समझ के साथ जन्म लेते हैं कि भाषा कैसे कार्य करती है। यानी नॉम चॉम्स्की के अनुसार पूछा गया है कि सिद्धांत कौन सा है जिसके अनुसार सभी सहजात समझ के साथ जन्म लेते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, भाषा कैसा कार्य कर रही है। तो पहला है संकेत भाषा, सार्वभौमिक व्याकरण, या फिर बुनियादी शिक्षा, या फिर होगा व्यवहारिक विज्ञान। तो 28 जो है आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा, सार्वभौमिक व्याकरण। ठीक है, जो सार्वभौमिक व्याकरण आपका इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 जो है, बहुभाषिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी विद्यालय में अतिरिक्त भाषा सीखने से पहले डैश डैश से शुरुआत करते हैं। तो पहला है अपनी मातृभाषा, द्वितीय भाषा, सांकेतिक भाषा, या फिर बहुभाषा। तो इसमें बात हुई है बहुभाषा जो है शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी विद्यालय में अतिरिक्त भाषा सीखने से पहले डैश से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बच्चा कहाँ से शुरुआत करता है, आपका मदर टंग हो जाएगा, क्योंकि पहले तो है जो मदर टंग, वहीं से हम शुरुआत करते हैं बच्चे को सिखाने का। तो मदर टंग हुआ, फिर आप दूसरी भाषा सिखा सकते हैं। यानी मदर टंग जो बच्चे की लैंग्वेज है, जो अपने इन्वायरमेंट से लेके आया, जो उसकी मातृभाषा है, वो आप पहले आधार बनाएंगे। पहले आप समझेंगे कि बच्चे की यहाँ लैंग्वेज क्या है, बच्चा किस लैंग्वेज में खुद को कंफर्टेबल महसूस कर रहा है, वो खुद कौन सी लैंग्वेज में वो खुद को एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो पहले आप जो है मातृभाषा को आधार बनाएंगे, फिर उसको अतिरिक्त भाषाएं सिखाएंगे। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, 30 क्वेश्चन थे, तो लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कितना आपका स्कोर हुआ है। ठीक है, जो 30 क्वेश्चन है इसमें बात कही गई है, द्वितीय भाषा के शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास में डैश डैश के द्वारा संरचना को बेहतर तरीके से आत्मसात किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका है पहला ऑप्शन, सामान्यतः प्रयोग होने वाले वाक्य विन्यासों के अभ्यास तथा पुनरावृत्ति दोहराव, या फिर रोचक विषय सामग्री के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया, या फिर भाषा के अर्थपूर्ण अंतरण, या फिर अवलोकन तथा सहजता देने। तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा बी, यानी कि रोचक विषय सामग्री के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बात कही गई है द्वितीय भाषा के शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास में, ठीक है, डैश के द्वारा संरचना को बेहतर तरीके से आत्मसात किया जा सकता है। तो जब आप अर्थपूर्ण तरीके से सीखोगे तो आप बेहतर आत्मसात करोगे। यानी कि जब आप किसी चीज का अर्थ निकाल रहे हो, उसका अर्थ समझ रहे हो, तो आप अच्छे से सीखोगे। अगर आपको इस मतलब ही नहीं पता कि हम पढ़ क्या रहे हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ निकल रहा है, तो आप चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाओगे और ना ही आप चीजों को अच्छे से एक्वायर कर पाओगे।
तो इस वजह से जो अर्थपूर्ण लर्निंग होती है, जो संदर्भ में सिखाई जाती है, वो आपका बेस्ट होता है। तो इसमें आपका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये 30 क्वेश्चन थे, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। आई होप आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन जितने भी है प्रीवियस के क्वेश्चन है, सिर्फ ये क्या हुए टाइपिंग हो गई है। तो इस वजह से ये डाउट मत रखना कि ये प्रीवियस के क्वेश्चन नहीं, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी प्रीवियस का सेट उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इस वजह से ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। मैं बार बार इस पर इसलिए फोकस कर रही हूँ कि आपका एनालिसिस हो जाएगा कि आपका जो है हिंदी पेडागोजी आपकी कितनी तैयार हो चुकी है और कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, कौन से टॉपिक पे आपको समझने में समस्या हो रही है। तो आप लोग कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा। साथ ही साथ ये क्लास 3 बजे मिलती है, तो इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। यहाँ से आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 दोनों क्वालिफाई हो जाएंगे। पेपर 2 में जो SST है वो आपको 5 बजे क्लास मिलती है, चैप्टर वाइज चल रहा है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले लिस्ट बना दी है, तो आपको ढूंढने में भी दिक्कत नहीं होगी, चैप्टर वाइज आपको क्लासेस मिल जाएंगी, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 बजे की क्लास जो होती है डेली ज्वाइन करिए, ये क्लास डेली 3 बजे आपको मिलती है। अगर आप BPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो BPSC की जो क्लास है वो डेली 2 बजे मिलती है। उसमें हम लोगों ने इंडियन नेशनल मूवमेंट जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर दिया है, तो आप लोग 2 बजे वाली क्लास ज्वाइन करिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करना जो भी सीटे की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। बाकी 3 बजे जो क्लास होती है उसको आप डेली ज्वाइन करिएगा, आपका पेपर अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।